लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। बात है साल 1995 17 दिसंबर की। पाकिस्तान के कराची से एक बड़ा सा सोवियत जमाने का एंटोनोव AN-26 नाम का जहाज बांग्लादेश के ढाका के लिए उड़ान भरता है। ये प्लेन कोई छोटा मोटा माल नहीं, बल्कि एक लंबी कहानी अपने अंदर छुपाए हुए था। असल में ये एक प्राइवेट कार्गो प्लेन था, लेकिन इसकी हरकत बिल्कुल मिलिट्री स्टाइल की थी। कराची से उड़ने के बाद यह प्लेन घंटों तक हिंदुस्तान के एयर स्पेस में बिना किसी रुकावट के उड़ता रहा, जैसे हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जरा भी खबर नहीं थी, या फिर यह उनका जाना पहचाना मेहमान हो जिसे कोई रोक टोक नहीं थी। आगे शाम करीब 5:45 पर यह कार्गो एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग के लिए वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरता है। सोचिए, एक सस्पिशियस एयरक्राफ्ट जिसके बारे में किसी को पता नहीं, वो हमारे देश के एक बड़े एयरपोर्ट पर 4 घंटे तक खड़ा रहता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। मतलब ये तो हमारी सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल या निशान था। एक विदेशी मिलिट्री ग्रेड कार्गो प्लेन देश के दिल में 4 घंटे तक रुका रहा, न किसी ने कागजात ढंग से चेक किए और न कार्गो को। उस रात हमारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आंखें बंद थी और रॉ IB जैसी टॉप एजेंसियों को इस अनजान मेहमान की जरा भी भनक नहीं थी। यह सीधे सीधे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा की भयंकर नाकामी थी। नतीजन रात के ठीक 10 बजे उसने दोबारा टेक ऑफ किया और अपने तय किए गए रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन जहाज में बैठे मास्टरमाइंड के इरादे कुछ और ही थे। जैसे ही ये प्लेन बिहार के गया जिले को पार करता है, उसके पायलट ने अचानक उसका रुख बदल दिया। अब ये प्लेन ढाका के बजाय चला वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही पिछड़े इलाके पुरुलिया की तरफ। रात का वक्त था, पुरुलिया में सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग नींद की आगोश में थे और तभी उस काले आसमान में वो काला प्लेन अचानक से बहुत नीचे आने लगा। जैसा कि प्लान था, उस प्लेन से पैराशूट के जरिए लकड़ी के 3 बड़े बक्से धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। ठीक वैसा ही जैसे आप PUBG में देखते हैं ना कि जब ड्रॉप बॉक्स पैराशूट के जरिए नीचे आता है, बिल्कुल वैसे ही ये बक्से झालदा, घंटका और मरमू जैसे गांव के ऊपर गिराए गए। अपना खतरनाक मिशन पूरा करने के बाद वो प्लेन तुरंत कोलकाता के एयरपोर्ट पर रुकता है और जल्दी से तेल भरता है और ढाका की तरफ निकल जाता है। कितनी अजीब बात है, इतनी बड़ी हरकत हो गई, हमारी सरकारी एजेंसियों को जरा भी भनक नहीं थी। अगली सुबह 18 सितंबर 1995 को पुरुलिया का एक सीधा साधा किसान जब खेत में पहुंचा तो उसने देखा एक टीले पर बहुत ही कुछ अजीब सी चीज पड़ी हुई है। क्यूरियोसिटी में वो पास गया और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। जमीन पर पड़े थे बड़े बड़े बक्से और उसके साथ लगे हुए थे पैराशूट। वो दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन गया और झालदा पुलिस को इस हैरत अंगेज नजारे के बारे में बताया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उनकी सांस रुक गई। वो बक्से माल पानी से नहीं बल्कि मौत के सामान से भरे थे, जिसमें राइफल से लेकर रॉकेट लॉन्चर थे। ये सिर्फ राइफलें नहीं थी, आप समझिए, ये थी युद्ध छेड़ने वाले मशीन AK-47, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही खून जम जाता है, वो भी 300 की तादाद में। साथ ही RPG रॉकेट लॉन्चर जो टैंकों को भी उड़ाने की ताकत रखते हैं, और हैंड ग्रेनेड की पूरी एक लॉट थी। उनमें 300 AK-47 राइफलें, 10 RPG रॉकेट लॉन्चर, 25 पिस्तौल, 100 ग्रेनेड और हजारों राउंड का गोला बारूद था। सच में ये इतना बड़ा जखीरा था कि इससे एक छोटा मोटा युद्ध शुरू किया जा सकता था और हथियारों को कोई नुकसान न हो, इसलिए जमीन तक सही सलामत पहुंचाने के लिए इस खास तौर पर लोहे का पट्टा और मजबूत पैराशूट का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन पुलिस पहुंचे उससे पहले ही गांव वालों ने बक्से को खोल दिए थे और काफी सारे हथियार अपने घरों में छुपा लिए थे। पुलिस की हालत खराब हो गई थी। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से घबरा गया और उन्हें समझ नहीं आया कि इस सिचुएशन को कैसे संभाला जाए। इसलिए तुरंत वहां बहुत सारी पुलिस फोर्स बुला ली गई। लाउड स्पीकर पर ऐलान करवाया गया, जिन्होंने भी हथियार लिए हैं वो तुरंत लौटा दे। पुलिस को मजबूरी में घर घर की तलाशी लेनी पड़ी और बड़े मुश्किल से काफी AK-47 राइफलें बरामद की गई। लेकिन ये आज भी एक राज है कि क्या सभी हथियार वापस मिल गए
या कुछ गायब रह गए। मीडिया ने जब ये खबर फैलाई तो पूरे देश में सन्नाटा छा गया और एक सनसनी मच गई। स्टेट गवर्नमेंट से लेकर पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट तक सबके हाथ पांव फूल गए। इस घटना ने दिल्ली की सियासत में भूचाल ला दिया। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हो गया। अपोजिशन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज ने सरकार से तीखे सवाल किए और गंभीर लापरवाही का इल्जाम लगाया और सवालों की झड़ी लग गई। सवाल ये कि इतने खतरनाक हथियार किसके लिए भेजे गए थे, इसके पीछे असल मकसद क्या था, और सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात, हमारी आईबी रॉ और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस 4 टन की माल की जरा भी खबर क्यों नहीं लगी? क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक थी या कोई साजिश? जब भारत में यह सब हो रहा था तो इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड किम डेवी, जिसका असली नाम था निल्स हेग, वो अपने ब्रिटिश साथी पीटर ब्लिच और 5 लातवियाई क्रू मेंबर के साथ थाईलैंड में छुपा बैठा था। उसे पता चल चुका था कि हथियार गलत जगह गिर गए हैं, लेकिन ना जाने क्यों डेवी को इतना गुरूर था कि उसने ये फैसला किया कि वो वापस कराची जाने के लिए फिर से इंडियन रूट को ही चुनेगा। ये एकदम मौत के मुंह में कूदने जैसा था। उसे लगा कि वो इतनी आसानी से भाग गया है तो दोबारा भी भाग जाएगा। फिर 22 दिसंबर को यानी पुरुलिया कांड के सिर्फ 4 दिन बाद वो उसी AN-26 प्लेन में बैठकर दोबारा भारत में घुस गया। प्लेन चेन्नई में उतरा, रिफ्यूलिंग हुई और फिर मुंबई की तरफ उड़ चला। इस बार भी किसी का ध्यान उस प्लेन पर नहीं था, लेकिन इस बार हालात थोड़े से अलग थे। इंडियन एयरफोर्स और सिक्योरिटी एजेंसियां बहुत ज्यादा अलर्ट थी। उन्हें अपनी पिछली नाकामी का बदला लेना था। जब यह प्लेन मुंबई की तरफ बढ़ रहा था तभी इंडियन एयरफोर्स के एक जूनियर एनसीओ ने देखा कि यह प्लेन बिना परमिशन के उड़ रहा है। उनकी चौकसी काम आई। तुरंत गुजरात के भुज से 2 MiG-21 फाइटर जेट्स भेजे गए। आसमान में उन्होंने उस कार्गो प्लेन को घेर लिया और सीधा आदेश दिया, या तो तुरंत मुंबई में लैंड करो वरना शूट डाउन कर दिए जाओगे। जब प्लेन जबरदस्ती मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने लगा तो अंदर किम डेवी घबरा गया। उसने जल्दी से अपने ब्रीफकेस से कागजात निकाले और उसे फाड़ कर जला दिया और बाथरूम में जाकर फ्लश भी कर दिया। वो सीधे सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था ताकि पता न चले कि आखिर ये सब कुछ क्यों और किस लिए किया जा रहा था और क्यों किया गया। इसके बाद प्लेन तो लैंड हो गया, लेकिन यहाँ शुरू हुआ सबसे बड़ा तमाशा। सिक्योरिटी का आलम ऐसा था कि देश की सुरक्षा दांव पर लगाने वाले मास्टरमाइंड के प्लेन को घेरने के बजाय एयरपोर्ट के बाबू उनसे पैसे कहाँ हैं पूछ रहे थे। इतने सस्पेशियस प्लेन को उतारने के बाद वहां ना पुलिस थी ना कोई सिक्योरिटी फोर्स। जब 2 एयरपोर्ट के छोटे मोटे अधिकारी वहां पहुंचे तो उन्होंने उन लोगों को कस्टडी में लेने के बजाय उनसे लैंडिंग फीस मांगना शुरू कर दिया। सोचिए, हथियारों से भरा एक प्लेन उतरा है और आप फीस मांग रहे हैं उनसे। उन्हें तो कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी चाहिए थी। मतलब क्या था ये? उस समय ये कोई चूक था, लापरवाही थी, या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा था? ये सब एक रहस्य है। ऐसे में किम डेवी जैसे शातिर आदमी को जो मौका चाहिए था वो उसे मिल गया। उसने कहा कि हाँ वो फीस देने के लिए तैयार है, और वो एयरपोर्ट ऑफिशियल के साथ गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट टर्मिनल की तरफ निकल गया कि वो फीस भरकर आता है, और बस उसके बाद वो दोबारा प्लेन पर लौटा ही नहीं। वो हाई सिक्योरिटी जोन से आराम से गायब हो गया। मतलब आप समझ रहे हैं, मुंबई के एयरपोर्ट से वो गायब हो गया, मानो जमीन निगल गई हो या आसमान उठा ले गया हो। वो आराम से चेक इन काउंटर के पास से गुजरा जहां रॉ और आईबी के कथित लोग भी मौजूद थे, लेकिन इस गोरे साहिब को किसी ने रोका ही नहीं। किम डेवी तो भाग गया, लेकिन उसके साथ ही पीटर ब्लिच और 5 लातवियाई क्रू मेंबर पकड़े गए। पीटर ब्लिच ने जल्द ही कबूल कर लिया कि ये वही प्लेन है, शायद ये सोचकर कि अगर वो कोऑपरेट करेगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। उसने सीबीआई को पूरी कहानी सुना दी। उसने बताया कि हथियार आनंद मार्ग नाम के एक सोशियो स्पिरिचुअल संगठन के लिए थे। आनंद मार्ग का CPIM से, जो उस वक्त बंगाल में पावर में थी, दुश्मनियों का सिलसिला बहुत पुराना था उनके बीच। 1982 में कोलकाता में आनंद मार्ग के 17 सन्यासियों को निर्ममता से मार दिया गया था, और आनंद मार्ग ने इसका इल्जाम ज्योति बसु की सरकार पर लगाया था। पीटर ने यह भी बताया कि इस प्लान का नाम ऑपरेशन ड्रॉप था, और डेवी के पास आनंद मार्ग के कई बड़े कॉन्टैक्ट्स थे। पीटर ब्लिच के मुताबिक
डेवी ने आनंद मार्ग के बदले के लिए ये प्लान बनाया था ताकि वो सीपीआईएम के खिलाफ एक आर्म्ड रिवेलियन खड़ा कर सके। पूरे मामले की जांच शुरू हो गई। आगे साल 2000 में जब इसका फैसला आया तो पीटर ब्लीच और 5 क्रू मेंबर्स को उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन आनंद मार्ग को कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से क्लीन चिट दे दी गई। जो लोग उम्र कैद की सजा पाए वो भी ज्यादा दिन जेल में नहीं रहे। रूसी सरकार के रिक्वेस्ट पर जुलाई 2000 में 5 लातवियाई नागरिकों को और 2004 में ब्रिटिश सरकार की रिक्वेस्ट पर पीटर ब्लीच को भी माफी देकर रिहा कर दिया गया। ये राजनीतिक दखल इस केस को और भी ज्यादा सस्पिशियस बनाता है। हालांकि इस बीच मास्टरमाइंड किम डेवी जो भागा हुआ था वो लगभग 1 दशक से भी ज्यादा समय के बाद साल 2011 में सबके सामने आया और एक ऐसा राज खोला जिसने सबको हिला दिया। उसने सीधे सीधे भारत सरकार पर इल्जाम लगाया। डेवी ने कहा कि ये हथियार आनंद मार्ग के लिए जरूर थे, लेकिन इस पूरे कांड में रॉ की भूमिका थी और सरकार को इसकी खबर थी पहले से ही। उसका कहना था कि सेंटर की कांग्रेस सरकार चाहती थी कि आनंद मार्ग इन हथियारों से वेस्ट बंगाल में इतना बवाल मचाए कि वहां प्रेसिडेंशियल रूल लगाना पड़े। इस तरह केंद्र सरकार को बंगाल में राजनीतिक पकड़ बनाने का मौका मिल जाएगा। उसने यहां तक कि कहा कि उसका प्लेन इंडियन एयरबेस में घुसा तो प्लान के मुताबिक इंडियन रडार्स को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया ताकि हथियारों को बिना रुकावट के गिराया जा सके। उसने ये भी दावा किया कि मुंबई से भागने के बाद उसकी मुलाकात एक बिहार के एमपी के घर पर सीबीआई के बड़े अफसर से हुई थी, जिन्होंने उसे नेपाल भागने में मदद की। बिहार का वो एमपी कोई और नहीं बल्कि पप्पू यादव बताए जाते हैं। कहानी को उस एंगल से समझने के लिए पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप से जुड़ी पुरानी कहानी आप चैनल पर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। बाकी किम डेवी के इन विस्फोटक दावों से ये केस और भी ज्यादा उलझ गया। सरकार ने साफ तौर पर सभी इल्जामों को खारिज कर दिए और डेवी के दावे को झूठा बताया, लेकिन असली सवाल आज भी खड़े हैं जिनके जवाब शायद कभी ना मिले। सवाल ये कि MI5 की वार्निंग के बावजूद सिक्योरिटी इतनी ढीली क्यों थी? एक हाई सिक्योरिटी जोन से किम डेवी आखिर कैसे फरार हो गया? क्या ये लापरवाही थी या फिर कोई इशारा? कुल मिलाकर ये पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप भारत की सुरक्षा में एक बड़ा काला धब्बा है जिसका असली सच आज तक कहीं दफन है और सच को सो दूर। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये पुरुलिया ड्रॉप सच में सरकार की साजिश थी या फिर भारत के सरकार के खिलाफ किसी और की साजिश? आप जो भी सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आप कहानी को अंत तक देखते हैं। तो आप कहाँ से देख रहे हैं कहानी और आपका नाम क्या है, कमेंट में जरूर लिखिए ताकि मुझे पता चल सके कि कहानी को अंत तक देखने वाले हमारे क्राइम कनेक्ट के वो मेंबर कौन कौन है। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।